हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज के प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे, सीयूईटी का, ताकि एक बेसिक आइडिया मिल जाए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस हैं इसके, आप इसको देखिए और समझिए, जानिए, पहचानिए। देखिए हमारा मार्कर काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, या नहीं काम कर रहा है। और अब स्टार्ट हो गया। चलो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन नहीं होता है? इसमें आपको कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। भाई देखो, प्लानिंग सबको पता है कि प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। ठीक है, प्लानिंग क्या है? फंक्शन है मैनेजमेंट का। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग भी है फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग भी है। ठीक है। मॉनिटरिंग, अब यहां पे जो मॉनिटरिंग दिया हुआ है, आप जब एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो मॉनिटरिंग का मतलब देखो, कुल मिला के चार ही पांच बेसिक होता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब यहां पे मॉनिटरिंग दिया हुआ है, तो मॉनिटरिंग में क्या हो सकता है? खुद सोचो कि मॉनिटरिंग मतलब तुम देखभाल कर रहे हो, मतलब तुम अपने बिजनेस को रन करते समय उन चीजों को देख रहे हो। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये डायरेक्टिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डायरेक्टिंग से रिलेटेड है। ठीक है। मार्केटिंग का नाम हम कहीं नहीं जानते हैं, मार्केटिंग से हमको कुछ पता नहीं है। मार्केटिंग तो आप बिजनेस चला रहे हैं तो मुश्किल ही आप मार्केटिंग करेंगे ना। तो यहां पे जो पहला पॉइंट है जो दिया हुआ है मार्केटिंग का, ये आपका कोई फंक्शन नहीं होता है किसी भी मैनेजमेंट का, ये याद रखिएगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मॉनिटरिंग में भी आएगा। देखो ये दोनों मॉनिटरिंग के ही पार्ट हैं, ये दोनों डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इज अ पार्ट ऑफ ए मॉनिटरिंग। आप अपने बिजनेस को रन करते समय आप उसको देख रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करो। प्लानिंग का मतलब कि आप जहां पे हैं और कहां पहुंचना चाहते हैं। स्टाफिंग का मतलब यह है कि आपके बिजनेस में आप जब किसी को इंक्लूड करते हैं उस बिजनेस को चल करने के लिए, मतलब चलाने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? आप डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को इक्विपाइड करते हैं उसको रन करने के लिए। डायरेक्टिंग का मतलब क्या हो गया कि आप डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब अपने रिसोर्सेज को आप डायरेक्ट कर रहे हैं किसकी तरफ? अपने गोल की तरफ। और कंट्रोलिंग का मतलब ये हो गया कि जब सब कुछ काम हो गया तो लास्ट में उसको कंट्रोल किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो यहां पे आपका मार्केटिंग नहीं होगा। चलो आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वर्क इनटू स्मॉलर टास्क एंड असाइनिंग देम अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल और अ टीम। देखो प्लानिंग में तुमको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि प्लानिंग क्या होता है कि वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू रीच, कहां पे हैं हम और कहां तक हमको जाना है। ये बीच में क्या होता है? ये ब्रिज क्रिएट करता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक। उसके बाद से देखो ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को आप ऑर्गेनाइज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को आप क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं। रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं मतलब कि कैसे उनको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब नाम से ही तुमको समझ में आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम क्या करते हैं? सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने बिजनेस को कंट्रोल करना है। और डायरेक्टिंग का मतलब कि अ वे अराउंड, भाई कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे दिया था प्रोसेस ऑफ डिवाइडेड वर्क इनटू स्मॉलर टॉक्स। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे ऑर्गेनाइजिंग की बात कहेगा कि आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्मॉलर टास्क में उसको चेंज करते जा रहे हैं और उसके हिसाब से चीजों को बदलते जा रहे हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का कौन सा टाइप नहीं है? ठीक है। तो भाई फंक्शनल सबको पता है, फंक्शनल सबको पता है, फंक्शनल पता है, फंक्शनल, डिविजनल और हॉरिजॉन्टल, ये आपकी बुक में दिया होगा। फंक्शनल, डिविजनल, हॉरिजॉन्टल पता है कि नहीं पता है? फंक्शनल का मतलब क्या होता है? फंक्शनल, डिविजनल। देखो फंक्शनल का मतलब कि जब ऑर्गेनाइजेशन सेम होती है, सेम प्रोडक्ट पे डील करती है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। अब भाई वो मॉड्यूल्स कौन कौन से होंगे? अब ऑब्वियसली बात है, देखो प्रोडक्शन एक डिपार्टमेंट होगा, एक सेल्स का डिपार्टमेंट होगा, एक तुम्हारा मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होगा। मान लो कि सिर्फ कोई कंपनी स्टील बेचती हो, ठीक है, जिंदल स्टील, खाली वो स्टील ही बेच रही है, ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन, सेल्स और तुम्हारा क्या हो जाएगा? मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट होगा। डिविजनल का मतलब क्या हो गया कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में काम करते हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में काम करता है, तो वो डिवीजन मतलब डिवाइड कर देता है, उसके हर प्रोडक्ट का एक अपना ही डिपार्टमेंट होगा।
ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब कि, और हायरार्किकल का मतलब क्या होता है कि हायरार्की बेसिस पे होता है, मतलब कि कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा उसके हिसाब से काम होगा। ठीक है। फ्लैट का तो नाम हम कभी जीवन में नहीं सुने हैं, तो फ्लैट व्लैट पता नहीं क्या है, फ्लैट घर दे घर द्वार तुमको लेना नहीं है, तो यहां पे हम यहां पे फ्लैट से कोई मतलब नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखो, चेक द ऑड टाइप ऑफ ए प्लान ऑफ अ बिजनेस मैनेजमेंट। ऑड बताना है, ऑड टाइप ऑफ ए प्लान इन अ बिजनेस मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक प्लान है भाई, ऑब्वियस सी बात है, टैक्टिकल प्लान होता है और फिजिकल प्लान होता है। ठीक है। तो स्ट्रेटेजिकल, अब देखो क्या होता है, स्ट्रेटेजी के हिसाब से किसी चीज को बांटा जाता है। देखो अब मैं तुमको समझाने की कोशिश करूं तो एक होता है स्ट्रेटेजिकल प्लान। स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या हो गया भाई, किसी भी काम को किसी भी प्रोजेक्ट को एक स्ट्रेटेजी के स्टेप बाय स्टेप उसको करने की कोशिश करेंगे आप, ऑब्वियस सी बात है, एकदम सिंपल। दूसरा टैक्टिकल प्लान का मतलब क्या होता है, टैक्टिकल का मतलब ये हो गया कि देखो ये टैक्टिकल प्लान मोस्टली देखो ये यूएस से आया था, आर्मी बेस प्लान जिसको कहा जाता है, इसको टैक्टिकल प्लान भी कहते हैं। मतलब कि जो भी काम है उसके लिए एक स्पेसिफाइड नॉर्म्स तैयार किया गया है, आपको उसके हिसाब से काम करना है। ठीक है। फाइनेंशियल प्लान भी सबको पता है, फाइनेंशियल प्लान भी सबको पता है कि फाइनेंशियल प्लान क्या होता है भाई। कोई भी बिजनेस चला रहे हैं तो आपको एक पार्टिकुलर फाइनेंशियल प्लान की जरूरत है, कितना पैसा कहां लगेगा, कौन सा पैसा कहां जाएगा, वो जरूरी है। फिजिकल प्लान का हम नाम कहीं नहीं सुने हैं भैया, फिजिकल प्लान कुछ होता हो या नहीं होता मुझे नहीं पता। ठीक है। तो फिजिकल प्लान यहां पे मुझे नहीं समझ में आ रहा। चलो ठीक, आगे चलो। आगे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा इसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, कौन सा नहीं है, कौन सा इसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। बैलेंस शीट सबको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, सबको इनकम स्टेटमेंट पता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पता है, सेल्स स्टेटमेंट कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया भैया, ये आपके बिजनेस के कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, मुझे तो नहीं लगता है। सेल्स सिर्फ ये बताता है कि कितना प्रोडक्ट सेल किया आपने, उससे मतलब है, यहां पे उसको कोई मतलब नहीं है, तो सेल्स से कोई मतलब आपको यहां पे नहीं होना चाहिए, ये किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता है। अगला देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग अ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का मतलब ही क्या हो गया, देखो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट इज व्हाट, प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया। देखो प्रॉफिट से पहले तुमको रेवेन्यू समझना होगा, रेवेन्यू से पहले तुमको यह समझना होगा कि रेवेन्यू होता क्या है। रेवेन्यू वो होता है कि जो तुम्हारा जो आउटपुट है, मान लो कोई सामान हम 5 रुपए का बना रहे हैं और उस पर हम 5 रुपया ऐड करके उसको मैं 10 रुपए में बेच रहा हूं, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, 5 रुपए का सामान बनाया, 5 रुपए उसमें प्रॉफिट जोड़ के मैंने 10 रुपए में बेच दिया, ये हमारा रेवेन्यू हो गया। तो प्रॉफिट इन दोनों में से क्या होगा, अब प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, तो इसका मतलब कि जो तुमने गेन किया, मतलब जो तुम्हारा रेवेन्यू था, जो तुम्हारा रेवेन्यू था 10 रुपए, इसमें जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जो 5 रुपए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इसको जब तुमने माइनस किया तो तुम्हारा जो 5 रुपए आया, यही क्या कहलाया, यही कहलाया तुम्हारा प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। ठीक है। 5 रुपए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया, 5 रुपए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया, 5 रुपए तुम्हारे क्या हो गए, उसमें तुमने ऐड करके उसको 10 रुपए में बेच दिया, वो तुम्हारा प्रॉफिट था। ठीक है। तो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट पता करना हो तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करेंगे, कहां गया जी, हाँ, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर देंगे, हमको पता चल जाएगा। 7वां क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू कैश। कैश में चेंज करना है भाई, सबको पता है, ये ऑल नोन फैक्टर है, इसको लिक्विडेशन कहते हैं, लिक्विडाइजिंग कहते हैं, लिक्विडेशन कहते हैं। मतलब कि किसी भी एसेट्स को जब आप 1 साल 1 ईयर के विद इन आप जब उसको कैश में चेंज कर देते हैं, इसी को कहते हैं क्या, लिक्विडेटिंग करना या लिक्विडेशन करना। बात समझ में आई कि नहीं समझ में। तो 7वां पॉइंट आपका, मतलब 7वें क्वेश्चन का आंसर ये है। 8वां देखो, 8वां दिया, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू मनी टू द कॉमर्शियल बैंक इज कॉल्ड। लेंड भाई देखो इसमें देखो चारों पॉइंट दिए हुए हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो एंड बैंक रेट। बात को समझने की कोशिश करना। देखो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है बट इसको समझने की कोशिश करो। देखो सीआरआर का मतलब क्या होता है,
अगर सीआरआर का मतलब ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। बैंक क्या करती है, जब भी कोई आप पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक उसका कुछ पॉइंट अपने लिए रख लेती है, मतलब कुछ परसेंटेज अपने पास रख लेती है, ताकि वो फ्यूचर में अगर कोई विड्रॉल के लिए आता है तो वो उससे पैसा निकाल सके। ये कोई छोटा टॉपिक है नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है, बेसिक मैं आपको समझा देता हूं। तो आप क्या कर रहे हैं, उससे पैसा निकाल सके, मतलब बैंक उससे पैसा क्या कर सके, निकाल के उन लोगों को दे सके जो वहां पे डिपॉजिट लेने आ रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, बैंक रेट एक सिंपल सा बात है, द रेट एट विच द बैंक्स आर डिसाइडेड टू पे द इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों का ही मामला है, इसको समझने की कोशिश करो। देखो, अगर हम समझने की बात करें, रेपो रेट को समझने की बात करें तो रेपो रेट ही इसका आंसर है। कैसे? देखो, रेपो रेट में क्या है कि जैसे बैंक जो हो गया, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जो आरबीआई है, इज लाइक पापा टू, पापा है, किसके पापा है? कॉमर्शियल बैंक के पापा है। किसके पापा है? कॉमर्शियल बैंक के पापा है। आरबीआई इज द पापा ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अब इन बात को समझना बहुत ही माइन्यूट कॉन्सेप्ट है। अब ये जो पापा है, ये अपने बच्चों को जब पैसा देते हैं और जब उनसे पैसा लेते हैं तो उसके बदले इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। हमारे तुम्हारे बाप की तरह नहीं है कि पैसा दे दिए तो अरे चलो ठीक है भूल जाएंगे, नहीं नहीं, ये ऐसे पापा हैं, जब पैसा देते हैं तो आपसे पैसा ले भी लेते हैं, उसके साथ इंटरेस्ट भी ले लेंगे। कहां जाओगे? तो आरबीआई जब भी कॉमर्शियल बैंक को पैसा देता है और उससे पैसा लेता है तो उससे बदले वो क्या ले लेगा? उससे इंटरेस्ट ले लेगा। दो भैया इंटरेस्ट लाओ। इसी को हम कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं इसी को? दिस इज कॉल्ड अ रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में ठीक उल्टा होता है। जब क्या करता है, सन पैसा मांगता है किससे? पापा से। अब मान लो कि बेटे के पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया और कहा पापा को, लो पापा पैसा। पापा लगेगा अरे मेरा बेटा पैसा दे रहा है, बट यहां ठीक मामला उल्टा है। अगर पापा इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं तो बेटा भी इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। तो बेटा ही बोलेगा कि आपको हम पैसा दिए हैं, हमको इंटरेस्ट चाहिए, तो उसको हम कहते हैं क्या? रिवर्स रेपो रेट। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो यहां पे आपका जो आंसर है वो कहलाएगा रेपो रेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर का टाइप नहीं है। अरे आंसर हुआ कहां गया जी इसका? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली। काट दिए क्या उसको? लग रहा है वो कट गया बेटा, सॉरी फॉर दैट। इसका 9th वाला क्वेश्चन मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, उसको देख लेना। ठीक है, नहीं तो यार मैं डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर मैं डाल दूंगा। ठीक है, 9th वाले का उसको देख लेना। चलो 10th भी चला गया है, 10th का भी आंसर चला गया है। अब हम आते हैं 11th पे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ प्रमोशन इन अ मार्केटिंग? ठीक है, नॉट टाइप ऑफ अ प्रमोशन इन अ मार्केटिंग। मार्केटिंग का प्रमोशन नहीं है ये। कौन सा है बताइए थोड़ा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ प्रमोशन इन मार्केटिंग? कौन सा नहीं है? विच वन इज आउट? देखो, सबको पता है कि एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या हो गया। एडवर्टाइजिंग का मतलब हो गया कि सेल करना है तो भैया एडवर्टीजमेंट तो होता ही होता है। जो बिलबोर्ड होता है, जो सोशल मीडिया पर ऐड देख रहे हो, मामा अर्थ का, ड्रीम 11 टीम बनाओ, ये करो, फलाना करो, ढिमाका करो, माई सर्कल 11, ये सब क्या है? एडवर्टीजमेंट है। सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन किसी जमाने में देखोगे एक प्रोडक्ट पे एक प्रोडक्ट फ्री दिया जाता था। ठीक है, हम लोग के जमाने में, मतलब हम लोग क्या, तुम लोग के जमाने में कोई सामान पे जब तुम प्रोडक्ट लेने जाते हो तो एक कोई बड़ा सा प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट के साथ एक कोई फ्री प्रोडक्ट दे दिया जाएगा। इसको कहते हैं सेल्स प्रमोशन। मतलब बोरो प्लस के साथ एक पेन मुफ्त। ठीक, उसके बाद से पर्सनल सेलिंग का कोई मतलब नहीं है। पर्सनल सेलिंग ऑब्वियसली बात है भैया, जब घर घर जाके आप सामान को बेचते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इसका सबसे बढ़िया एमडीएच मसाला। ठीक है, जो थे वो, उनके पिताजी जो थे वो घर घर जाके क्या मसाला बेचा करते थे, एंड नाउ दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट सेलर ऑफ द स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, प्रोक्यूरमेंट कोई नहीं होता है, प्रोक्यूरमेंट यहां पे आपका नहीं होगा। 12th क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट? भाई कौन सा ऐसा है जो आपके प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो, पहला दिया प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है यार, सामान महंगा हो जाएगा
तो ऑब्वियस सी बात है उसके प्राइस पे इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आज जो सामान है, आज जिसका रॉ मटेरियल हमको आज मान लो 10 रुपए का पड़ रहा है और उसको हम 15 रुपए में बेच रहे हैं, कल वो रॉ मटेरियल 12 रुपए का हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात हमको 17 रुपए में बेचना पड़ेगा। भाई रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। कंपटीशन, भाई कॉम्पिटिटर ने अपनी प्राइस को कम कर दिया, कॉम्पिटिटर ने अपने प्राइस को कम कर दिया, पेप्सोडेंट का दाम कम हो जाए, पेप्सोडेंट 10 रुपए का मिलने लगे, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, कोलगेट की तो हालत गंभीर हो जाएगी, कोलगेट को भी अपना दाम कम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से देखो कस्टमर डिमांड, ऑब्वियस सी बात है भैया कस्टमर का मन ही नहीं है, जो डिमांड हो रहा है कस्टमर का मन ही नहीं वो खरीदने का, जबरदस्ती तो उसके मुंह में डालोगे नहीं, करे साहब आप भी तो हैं आप ही खरीद लीजिए, कस्टमर के मुंह पकड़ के कॉलर पकड़ लिया है सामान लेके जाओ हमारे यहां से, ऐसा तो करोगे नहीं, तो कस्टमर डिमांड भी नहीं होगा। यहां पे भाई इंप्लॉय सैलरी की बात हो रही है। देखो इंप्लॉय सैलरी भी अगर एक बड़ा टॉपिक है, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, इंप्लॉय सैलरी भी एक बड़ा टॉपिक है, बट यहां के हिसाब से आंसर जो है वो आपका यही होगा कि इंप्लॉय सैलरी की वजह से कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स पे लेवल में बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इंप्लॉय की सैलरी पे इंपैक्ट पड़ता है कमोडिटी के प्राइस पे, वो बड़ा मैटर है, बट छोटे मैटर में यहां पे कोई मामला नहीं। What is the process of selecting and training of employee to fill available position in an organization? Relation, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्टिंग करना हो, ट्रेनिंग करना हो और एम्प्लॉय टू फिल अवेलेबल पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एम्प्लॉय को अगर सेलेक्ट करना है, ट्रेन करना है, तो आप क्या करेंगे भाई? ऑब्वियस सी बात है ये पूरा का पूरा प्रोसेस है सिलेक्शन का, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस है भाई। रिक्रूटमेंट करोगे, सेलेक्ट करोगे, इंडक्शन करोगे, ट्रेनिंग करोगे। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हो गया? रिक्रूटमेंट का मतलब कि आप उसको रिक्रूट कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं यहां पे। सेलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉयज टू फिल अवेलेबल, सिलेक्शन में आप सेलेक्ट करते हैं, इंडक्शन में आप इंक्लूड कर देते हैं। इंडक्शन मतलब कि आप अंदर ही अंदर इंडक्ट कर रहे हैं। यहां पे देखो कंफ्यूजन है, यहां पे मेरे हिसाब से आप सिलेक्शन के थ्रू ही जाइएगा, बट मैं कहूंगा कि देखो इसमें कंफ्यूजन है बेटा, सिलेक्शन और ट्रेनिंग में, किसमें? सिलेक्शन और ट्रेनिंग में, बट मेरे हिसाब से आप याद रखिएगा ट्रेनिंग। ठीक है बेटा, यहां पे थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, मगर आप ट्रेनिंग के हिसाब से जा सकते हैं। What is the process of identifying, measuring and developing the performance of an employee of the organization? ये क्या बात, क्या बात। What is the process of identifying, measuring and developing the performance of an employee of organization? भाई रिक्रूटमेंट में तुमने उसको बुलाया कि आओ, रिक्रूटमेंट इज नॉट लाइक दैट कि अब उसको बुलाए, उसको बुलाए ना कि भैया हमारे यहां चले आओ। सिलेक्शन में क्या किया आपने? What you done for the selection, उसको सेलेक्ट किया, जॉब ऑफर दिया उसको, भैया कि ये लो ऑफर, आओ नौकरी से कल से आना। ठीक है, इंडक्शन भी कुछ नहीं है, इंडक्शन भी मैंने बता दिया। यहां पे आप उसके क्या कर रहे हैं? उसकी परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। तो नाम बड़ा ही अच्छा है, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस। जब चेक की जाती है तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि अप्रेजल की बात आ रही है, तनख्वाह बढ़ाने का समय आ गया है। तो तनख्वाह कहां बढ़ेगी? परफॉर्मेंस अप्रेजल में बढ़ेगी। ठीक है भैया, आगे देखो 15वां क्वेश्चन। राहुल वशिष्ठ established a model known as the neighborhood to give a freelance services to the businesses after getting a diploma in animation and filmmaking. To begin his option to the market as gaining and a computer programming services, he can lessen the risk of confusion and avoid overlapping of unnecessary tasks by planning ahead of a time and accomplish how to it. Network troubles and others, his planning does not always work, which has to a negative impact of our customer. In light of a proceeding scenario, answer the following question. Which function of management of Rahul utilizing in a above case? Obvious बात है, प्लानिंग की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? प्लानिंग की बात कर रहा है। इट्स अबाउट प्लानिंग, इसके अलावा कोई और दूसरा फैक्टर नहीं है। इतना बड़ा क्वेश्चन, आंसर एक छोटा सा। What is following is not a type of a communication in an organization? क्या बताने की जरूरत है? वर्बल होता है, बोलचाल की बात होगी कि नहीं होगी? एक आदमी है, वो दूसरे आदमी से क्या करेगा? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अरे साहब क्या हाल चाल, ये बोलेंगे अरे साहब बढ़िया, वर्बल है। नॉन वर्बल क्या होता है? नॉन वर्बल जब आंखें से आंखें लड़ती हैं, आंखें से आंखें लड़ती हूं, नॉन वर्बल। मीटिंग बैठे हैं, मैनेजर साहब कह रहे हैं और सतीश
है कि नहीं? मीटिंग में बैठे हैं तब तक बोल रहे हैं कि और सतीश क्या हालचाल, सतीश बोल रहे हैं कि साहब हो जाएगा। तो नॉन वर्बल इन द सेंस का मतलब ये हो गया कि ऑब्वियस सी बात है, जो आंखों में आंखें से बात करते हैं, हो गया, वो हो गया। रिटन ऑब्वियस सी बात है, जो रिटन डॉक्यूमेंट आप देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। लीगल कोई टास्क मुझे नहीं समझ में आता है, लीगल यहां पे कोई मैटर नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ए लीडरशिप स्टाइल? भाई ऑथोक्रेटिक, ऑथोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ये सबको पता है। लेसर फायर सबको पता है, ठीक है। पार्टिसिपेटिव सबको पता है। कॉम्पिटेटिव नहीं समझ में आता है भैया। कॉम्पिटेटिव क्या वहां झगड़ा करने जाओगे? ऑटोक्रेटिव, ऑटोक्रेटिव भाई आप छोड़ दिया, चलो ठीक है यार, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माय एम्प्लॉय, मैं अपने लोगों के लिए जान दे दूंगा, ये ऑटोक्रेटिक हो गया। डेमोक्रेटिक आज कैसे कर दिए तुम, गर्दन उखाड़ देंगे तुम्हारी हम, ठीक है। उसके बाद से पार्टिसिपेटिव, अपने एम्प्लॉयज को भी इंक्लूड कर दिया। कॉम्पिटिटिव कौन सा है? कॉम्पिटिटिव कौन सा है कि एम्प्लॉय बढ़िया काम कर, गर्दन काट देंगे, अरे अच्छा मिलो रास्ते में बता रहे हैं तुमको हम, नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव इज नॉट एनी टाइप ऑफ ए लीडरशिप, कंपटीशन है ही नहीं, लीडरशिप में कोई कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है। अगला देखो क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ अ पावर इन ऑर्गेनाइजेशन? पावर नहीं दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ पावर इन ऑर्गेनाइजेशन? कोरेसिव, एक्सपर्ट, लेजिटिमेट, कोलेटरल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, 18वां जो क्वेश्चन है, इट्स आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ए पावर इन ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा पावर नहीं देगा ऑर्गेनाइजेशन में, बताइए मुझे, बताइए। कोलेसिव, एक्सपर्ट, लेजिटिमेट। कोलेटरल नहीं होता है, कोलेटरल, ठीक है, कोलेटरल नहीं होगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल रिस्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टेकिंग स्टेप्स टू मिनिमाइज देम? क्या हो सकता है? रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क इंटीग्रेशन, मिटिगेशन एंड रिस्क कंट्रोल। रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है कि जब रिस्क को आप क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या हो गया? जब रिस्क को आप एनालाइज करते हैं, क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। रिस्क मिटिगेशन का मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट रिस्क को आप क्या करते हो, एक साथ इंक्लूड करते हो और उनके इंपैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। रिस्क कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि आप रिस्क को कंट्रोल कर रहे हो, यू आर कंट्रोलिंग द रिस्क। यहां पे बात हुआ है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल रिस्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड टेकिंग स्टेप्स टू मिनिमाइज देम। आप रिस्क को एनालाइज करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे, उस पे काम करेंगे, फॉलो अप लेंगे, फीडबैक लेंगे, दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। वो क्या है? दैट इज अ रिस्क मैनेजमेंट, वो रिस्क मैनेजमेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलो ठीक है, 20वां है, 20वां हम इसको बाद में करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, तब तक मैं छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग करते जाते हैं। चलो ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग अ कंपनी विद अ गवर्नमेंट एंड ऑब्टेनिंग अ लीगल रिकॉग्निशन एज अ सेपरेट एंटिटी? 11th का क्वेश्चन है, 11th का क्वेश्चन, 11th का क्वेश्चन है, सॉरी फॉर दैट बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, 11th का क्वेश्चन है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ क्लास 11th, क्लास 11th का क्वेश्चन है। क्लास 11th में ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया था, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग अ कंपनी विद द गवर्नमेंट एंड ऑब्टेनिंग अ लीगल रिकॉग्निशन ऑफ अ सेपरेट एंटिटी? बताइए इसको, बताइए। पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप करोगे, गवर्नमेंट से तुमको एग्रीमेंट कराना है, गवर्नमेंट से पार्टनरशिप करोगे, क्या हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट करेंगे? नहीं, कोई नहीं होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब कुछ पता है। मेमोरेंडम आर्टिकल क्या होता है? मेमोरेंडम आर्टिकल क्या होता है? एमओए और ए क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये क्या होते हैं? इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स, लीगल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें क्या होता है, कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस इनहोल्ड किए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस इनहोल्ड किए जाते हैं। यहां पे बात किया है कि आपको रेगुलेट लीगल रिकॉग्निशन चाहिए। लीगल रिकॉग्निशन कहां से मिलेगी? इनकॉर्पोरेशन से मिलेगी, ठीक है।
What is the document that outlines the rules of a regulation, government and internal operation of a country? What is the document that outlines the rules and regulation governing the internal operation of a company? इंटरनल ऑपरेशंस की बात कर रहा है। ये भी क्वेश्चन 11th का है, क्लास 11th का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। बताइए तो, what is the document that outlines the rules and regulation governing the internal operation of a company? बताइए। told me what to do। इंटरनल ऑपरेशन कहां से आता है? मैंने बताया था, अभी बताया है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये, ठीक है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट है नहीं, शेयर होल्डर एग्रीमेंट अलग होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब दो पार्टनर एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट्स डायरेक्टिंग फॉलो रूल्स दैट इज गवर्न, जिससे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस होंगे, वो होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका। ऑब्वियस सी बात है, जो इंटरनल ऑपरेशंस होंगे उनके बारे में बात करेगा, डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स की बात करेगा। शेयर होल्डर एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जब किसी आप शेयर होल्डर से कोई एग्रीमेंट बेस साइन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि what is the document that outlines the right and responsibility of a partner to a partnership? What is the document that outlines the right and responsibility of a partner in a partnership? बताइए भैया, ये भी क्वेश्चन 11th का है, बताइए। It's a partnership agreement बेटा। Obvious document that outlines the right and responsibility of a partner of a partnership। अबे गजब, ये बताओ, कोई दो मिला है, ठीक है, चंदू और मंदू। चंदू मंदू ने कहा कि चलो ठीक है, आओ चाय का ठेला लगाते हैं, आओ चाय का ठेला लगाते हैं, पैसा 50% तुम रख लेना, 50% हम रख लेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्यों किया जाता है? कि भाई डिफरेंट राइट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पता किया जा सके ना। बाद में चंदू मंदू एक दूसरे को मार्क सर वोट दिए, अरे यार तो होता ही नहीं है ये वो, फलाना ठिकाना दिमाग का। तो एग्रीमेंट रहेगा तो उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे ना। यहाँ पे क्या होगा भैया? यहाँ पे हो जाएगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अगला देखो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ डिविडेंड पेमेंट? कौन सा डिविडेंड पेमेंट नहीं होता है? डिविडेंड जब किसी को दिया जाता है तो वो कैश में भी दे सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है भैया। पहला तो ऑब्वियस सी बात है, कैश में देंगे ही देंगे डिविडेंड। दूसरा क्या होता है? स्टॉक में दे देंगे भैया, कि चलो ठीक है। लिक्विडेटिंग डिविडेंड मतलब कि ऐसे डिविडेंड जो आप कैश में बाद में चेंज करा सकें। बट बोनस डिविडेंड क्या होता है? ये कौन सा नाम है? बोनस में सैलरी दी जाती है, चलो ठीक है, बोनस में हम उसको अपना शेयर दे दिए और बोनस में उसको डिविडेंड दे देंगे। डिविडेंड का मतलब क्या हो गया? कि एक सेट ऑफ अमाउंट जो हमको हर साल उस पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे किसी ना किसी अपने होल्डर को देना है। अब ये बताओ कि बोनस पे हम दे देंगे उसको, यार अरे बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा काम किए, लीजिए आप जो शेयर है उस पर बोनस ले लीजिए, डिविडेंड लिखिए। चलिए 10 लाख का डिविडेंड था, हम आपको 25 लाख का डिविडेंड दे रहे हैं, बोनस है हमारी तरफ से। कंपनी बर्बाद हो जाएगी बोनस बांटने लगी तो बोनस डिविडेंड का कोई नामो निशान नहीं होता है। यहां पर भैया बोनस डिविडेंड कुछ नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ मर्जर? मर्जर कौन सा नहीं होता है? देखो हॉरिजॉन्टल मतलब ये देखो, एक तो इधर ऐसे मर्जर होगा, एक बड़ी कंपनी एक किसी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेगी। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अभी तुमको नाम समझ में आया होगा। एडटेक में एक कंपनी है जिसका बहुत बड़ा नाम है पीडब्ल्यू का। अभी इसने क्या किया है, इचियोस कोई पता नहीं एजुकेशन कंपनी है शायद, पता नहीं, मुझे नाम भी नहीं पता, एक छोटी कंपनी है ना, इसको एक्वायर कर लिया, एक्वायर कर लिया एक दूसरे को। तो बड़ी छोटी कंपनी एक्वायर करेगी, हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल मतलब क्या हो गया? वर्टिकल मतलब कि वर्टिकल का मतलब क्या हो गया? अब देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है हमको, हम ऐसे नहीं समझ पाते हैं, पता नहीं क्यों। अब ये हॉरिजॉन्टल है कि ये हॉरिजॉन्टल हमको नहीं समझ में आता है, बट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ये कंफ्यूजन आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि जो सीधा होगा, जो सीधा होगा उसमें बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेगी, छोटी कंपनी तो बड़ी कंपनी को एक्वायर नहीं कर सकते। वर्टिकल में क्या होगा? सेम कंपनी एक दूसरे के साथ आके मिल जाती है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कि कोई दो कंपनी एकदम सेम रेशियो की है, दोनों मिल गई, ये हो गया वर्टिकल, ठीक है। और उसके बाद से तुम्हारा आता है प्राइवेटाइजेशन एंड कंगोलमेट। तो कंगोलमेट का मतलब क्या होता है कि अब जब डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाइज होते हैं, जब वो डिवाइड होते हैं और एक दो कंपनियां जब एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं तो उनको कंगोलमेट कहते हैं। बट प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हो गया
कि प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ अ मर्जर। ये क्या होता है, जब गवर्नमेंट होल्डिंग्स जो होती हैं उनको सेल किया जाता है। गवर्नमेंट होल्डिंग आर सोल्ड, गवर्नमेंट होल्डिंग आर सोल्ड टू प्राइवेट ओनरशिप, टू प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप को जब बेची जाती हैं तो ये कहलाती है क्या, प्राइवेटाइजेशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रहा? ठीक है बेटा, चलो अब अगला दिया हुआ है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अ कस्टमर आउटसाइड द कंट्री। बताना पड़ेगा, कमेंट करो क्या होगा आउटसाइड ऑफ द कंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ ट्रेड बैरियर, ट्रेड बैरियर नहीं है, बताइए भैया, ट्रेड बैरियर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ ट्रेड बैरियर, ये एंटरप्रेन्योरशिप का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। टैरिफ लगता ही है, पता ही है। जब स्टेट क्या करती है, जब स्टेट टैरिफ लगाती है, टैरिफ बैरियर होता है, मतलब कि अमाउंट होता है विच आर गिवन। ठीक है, मतलब कि जब आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो जो आपका प्रोडक्ट है इस पे कुछ टैक्स दिया जाता है, इसी को हम टैरिफ कहते हैं। कोटा मतलब क्या होता है, कोटा का मतलब क्या होता है, नाम से तुमको समझ में आ रहा है। कोटा का मतलब कि एक अमाउंट, अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट, कि कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में आप बेच सकते हैं। ठीक है, सब्सिडी ऑब्वियसली बात है भैया, सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्रोडक्ट जिन पे क्या दी जाती हो, रिकंसेशन या कंसेशन किया जाता हो, उस पर डिस्काउंट दिया जाता हो, जो गवर्नमेंट डिस्काउंट देती है। इंटरप्रेन्योरशिप कौन सा है भैया, कि इंटरप्रेन्योर है, हम धंधा कर रहे हैं, बाहर सामान नहीं बेच सकते, तुमको टैरिफ देना हो, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा चलो ठीक है, 20वां और 28वां क्वेश्चन ऐसा है जो बड़ा है, मगर चलो आओ उसको कर ही देते हैं हम, आओ कर ही देते हैं। 20वां करेंगे। द करेंट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस टू द आइडेंटिफाई स्टेज द सीक्वेंस ऑफ अ मेडिकल एग्जामिनेशन। अच्छा, इसमें सीक्वेंस बताना है किसका, सिलेक्शन प्रोसेस का। पहले ही मेडिकल एग्जाम करा लोगे उसका, पहले ही मेडिकल एग्जाम करा लोगे। अरे आर्मी की जब भर्ती होती है या किसी भी चीज का होता है, अब वो तुम्हारे यहाँ एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है, वो का कपड़ा उतरवा भाई, कपड़ा उतारो, हटाओ। वो आया बेचारा सूट वूट पहन के, कि साहब फाइल लिया दिया तुमको, तुम कपड़ा उतारो, पहले सबसे पहले तुम्हारा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, बवासीर का जांच होगा तुम्हारा। ऐसा करोगे तुरंत अगले अगले दिन भाग जाएगा वो। तो आप मेडिकल एग्जाम तो भाई, पहला पॉइंट तो यही साफ है कि पहला पॉइंट कुछ नहीं है, पहला पॉइंट कुछ नहीं है। दूसरे पॉइंट में देखो, स्टेट द सीक्वेंस ऑफ रेफरेंस ऑफ अ बैकग्राउंड चेकिंग सिलेक्शन डिसीजन एंड, उसके बाद से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड जॉब ऑफर। अच्छा, सब मिला दिए उसी में, पहले रेफरेंस चेक कर लेंगे, मतलब कि अभी वो आदमी से आपका परिचय हुआ नहीं, नाम पता चला उनका ब्रिजेश, और उनका रेफरेंस चेक करने लगे आप कि ब्रिजेश जी आ कहां से रहे हैं। आप पहले रेफरेंस चेक करते हैं, पहले तो भाई उसके टैलेंट को देखेंगे ना, कि आप रेफरेंस चेक करेंगे। अरे कोई सरकारी नौकरी चल रही है, नहीं ना, आप पहले उसका रेफरेंस देखेंगे, कि पहले रेफरेंस देख लिएगा, ओहो ये तो हमारे दूर के रिश्तेदार के चाचा के लड़के हैं, ये हमको भाई रेफरेंस देके आए हैं, इनको नौकरी देना जरूरी है। ऐसा तो करेंगे नहीं आप। तो यहां भी आपको कुछ नहीं करना है, रेफरेंस की कोई बात नहीं दिख रही है हमको। स्टेटस सीक्वेंस ऑफ ए जॉब ऑफर, अच्छा पहले ही जॉब, वो गेट घुसा रहे उसके मुंह पे मार दिए, लो नौकरी तुम्हारी हुई, नहीं जरूरत है, ये लो नौकरी तुम्हारी। पहले जॉब ऑफर कर दोगे, नहीं करेंगे आप, पहले जॉब ऑफर नहीं करेंगे। ठीक है, से द सीक्वेंस ऑफ रेफरेंस ऑफ अ बैकग्राउंड चेकिंग सिलेक्शन डिसीजन मेडिकल एग्जामिनेशन एंड जॉब ऑफर। यहां मुझे दिख रहा है कि भाई पहले आप सीक्वेंस एज अ रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग करेंगे, उसके बाद से आप सिलेक्शन डिसीजन लेंगे, उसके बाद से मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जॉब ऑफर करेंगे, तब जाके उसको कॉन्ट्रैक्ट देंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, 28वां देखो, 29वां देखो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ सर्विस और अ लाइसेंस इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज और अदर फीस। इसमें बोला है कि आप ओनरशिप जब ट्रांसफर करते हैं, ओनरशिप का मतलब कि आपके पास कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा कोई एक प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट सिर्फ आपकी कंपनी बनाती है, ओनली यू होल्ड, ओनली यू कैन मेक, और आप उसकी जो टेक्नोलॉजी है, आप जो उसकी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को आप क्या करते हैं, आप उस टेक्नोलॉजी को किसी को बेच देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है,
अब जब आप किसी की टेक्नोलॉजी को बेचते हैं तो उसके बदले वो क्या करता है, आपको वो रॉयल्टी देता है, एज अ फीस देता है कि भैया आपने इतना भौकाली सामान बनाया है, मैं आपको ये दे रहा हूं, ये पकड़िए। उसके बदले आपको फीस देगा। वो जो अमाउंट कहलाता है उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं लाइसेंसिंग। क्या कहते हैं? लाइसेंसिंग। बाकी यहां पे जितनी भी चीज है इनका कोई मतलब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ ई कॉमर्स? समझ लो इसको। बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर। तीसरा पॉइंट दिया है सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर। सबका एग्जांपल दूंगा मैं। चौथा दिया हुआ है बी टू जी, बिजनेस टू गवर्नमेंट। ठीक है। बी टू बी जो होगा तुम्हारा इज कॉल्ड क्या? बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। आप जब कोई एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बेचता है कोई सामान, शार्क टैंक में देखिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट आए थे जो बी टू बी करते हैं, मतलब सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस ही किन्हीं चीजों को बेचा जाएगा। ये बड़े बड़े होल्डिंग्स हो गए। एक टायर कंपनी, मुझे इंडिया की कोई टायर कंपनी, उस टायर कंपनी का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो सिर्फ बड़े होल्डर्स को ही वो टायर बेचते हैं, मतलब जो इंडस्ट्रियल टायर्स हैं वही सिर्फ वो लगाते हैं, बाकी वो कस्टमर्स को नहीं बेचते हैं। उस कंपनी का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो मैं आपको बताता। ठीक है। बिजनेस टू सी मतलब बी टू सी का मतलब क्या हो गया? अच्छा, अगर हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो ई कॉमर्स में देखो क्या होता है। ई कॉमर्स में अली बाबा हो गया, अली बाबा हो गया, मीशो हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, ठीक है, इट्सी हो गया। ये सब क्या है? ये बी टू बी है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस सेल करते हैं। बी टू सी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। सी टू सी ओएलएक्स, ईबे। और बी टू जी मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट। ऐसा कोई नहीं है कि सीधे बिजनेस सीधे गवर्नमेंट को भेजते, ऐसी कोई साइटें नहीं बनी है अभी तक। ठीक है भैया, बनी भी होगी तो हम लोग अननोने हैं, मगर ऐसा नहीं है, बी टू जी नहीं है कोई। व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ ए फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट कौन सा नहीं है बेटा? ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट कौन सा नहीं है? स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट एंड गवर्नमेंट मार्केट। बताओ भैया कौन सा मार्केट है? स्टॉक मार्केट तो हमको सब पता है भैया कि स्टॉक मार्केट होता ही होता है, ऑब्वियस सी बात है, स्टॉक मार्केट तो बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मनी मार्केट होता है भाई, जो भी यूएस डॉलर में जो सारे मामले आजकल चल रहे हैं देखे होंगे, इसको मनी मार्केट ही कहते हैं। बॉन्ड मार्केट ऑब्वियस सी बात है, जहां पे क्या होता है, सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ अ बॉन्ड, शेयर्स। ठीक है, स्टॉक मार्केट का भी ये भी इंक्लूड कर सकते हैं, जहां पे गवर्नमेंट बॉन्ड सेल किए जाते हैं। क्या सेल किए जाते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड सेल किए जाते हैं। बट देर इज नो कॉल्ड लाइक गवर्नमेंट मार्केट। गवर्नमेंट मार्केट ऐसा कुछ नाम मुझे नहीं पता है और ना मैं इसे जानता हूं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं बताइए? इज नॉट अ टाइप ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कॉमर्शियल बैंक सबको पता है, इन्वेस्टमेंट बैंक सबको पता है, इंश्योरेंस कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखो एकदम सिंपल सा आंसर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। रिलायंस जियो बेचती है, मैन्युफैक्चर करती है, चलो ठीक है। रिलायंस तेल बेचती है, वो भी छोड़ो हटाओ। मैं बोलता हूं, एक सिंपल सा तुमको एग्जांपल दे रहा हूं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, एलआईसी, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब के सब क्या है? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। इंश्योरेंस कंपनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह ली जाती है, इफ यू आर गेटिंग योर मनी फॉर अ सम इंश्योरेंस पेड। बट देयर इज नो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो इंश्योरेंस में आती हो। कोई कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट को तैयार कर रही है, कोई कंपनी अगर किसी प्रोडक्ट को तैयार कर रही है, तो इट डज नॉट मीन कि वो प्रोडक्ट बना रही है तो उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेगी। दिस इज नॉट लाइक दैट। तो मार्केट वाला मामला तो यहां पे मुझे नहीं दे रहा है कि आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग मनी फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? अबे लेंडिंग वे, एकदम सीधा आंसर, लेंडिंग। बताने की जरूरत नहीं है, बाकी इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। प्लानिंग। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो,
Assignment and arrangement planning bridges the distance among from where we are and where we need to go, obvious बात है. And planning include setting goals of getting appropriate source of courses to achieve a goal. obvious बात है, मैंने प्लानिंग शुरुआत में बताया था कि हम कहां पे हैं और कहां तक जाना है, इसके बीच में ये क्या क्रिएट करता है, ये ब्रिज क्रिएट करता है. तो भाई एक गोल हमारा 1 रुपया नहीं कमाए थे और हमारा गोल है लाखों रुपए कमाने का, लैक ऑफ मनी, तो वो कहां से आएगा, वो प्लानिंग के थ्रू ही आएगा. दैट इज कम फ्रॉम कहां पे, प्लानिंग. ठीक है, तो यहां पे मुझे जो आंसर दिख रहा है तो आ गया जी चौथा. बोथ ए एंड आर करेक्ट. आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. द प्रोसेस ऑफ pooling resources from a multiple investors and investing in a portfolio of assets. बताइए बताइए, बहुत ही बढ़िया पैसा है. Process of pooling resources from multiple investors and investing them in a portfolio of assets. देखो इसको समझ लेना भैया, इसको मैं कभी बताऊंगा, अभी भी जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो इसमें सब मैं बताऊंगा. पेंशन फंड अलग होती है, हेज फंड अलग होता है, वेंचर कैपिटल फंड अलग होता है. यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड कैसे होता है, देखो म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड आर मार्केट रिस्क. ठीक है, याद रखिएगा. म्यूचुअल फंड में काम कैसे क्या होता है, एक कोई कोऑपरेटिव इनऑपरेटिव एक आदमी होता है जिसके पास टन्स ऑफ नॉलेज होती है, किसके पास, या टन्स ऑफ नॉलेज होती है किसके पास, फंड्स ट्रांसफर्स की. ये क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से कुछ कुछ अमाउंट में पैसा ले लेता है, सबसे जोड़ लेता है कि भैया ऐसा है कि आप 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 30-30 रुपए दीजिए, मैं आपको इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाऊंगा और आपको इसके बदले इतना % ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. एक पोर्टफोलियो बेस होता है, समझने की कोशिश करो. देखो जो म्यूचुअल फंड में पैसा होता है वो किसी एक सिंगल कंपनी में नहीं लगता है. ठीक है, बात समझ में आई नहीं, समझ में. जैसे मान लो कि मेरे पास कोई 1 लाख रुपए है, मैंने 1 लाख रुपए अब म्यूचुअल फंड में लगा दिए. अब ये म्यूचुअल फंड एजेंसी जो होगी वो क्या करेगी, इस 1 लाख को वो क्या करेगी, इस 1 लाख को वो 10,000 रुपए में डिवाइड करेगी और कम से कम 10 कंपनियों में लगा देगी. ठीक है, कम से कम 10 कंपनियों में लगा देगी. अब क्या होगा, अब कोई कंपनी मान लो कि 100% का रेट देती हूं तो 10,000 का सीधे 20,000 हो जाएगा. 10,000 का तो सीधे 20,000 हो जाएगा, तो लाख रुपए पे तो 10% का प्रॉफिट तो हो ही गया उसको. कोई कंपनी 0% दे रही, उस पर नुकसान हो जाएगा उसको, मतलब वो 10,000 रुपए चला गया. तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये डिफरेंट डिफरेंट फंड, डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो में पैसा लगाते हैं, उस पैसे को डिवाइड करके, ताकि एक स्मॉल बेस में काम किया जा सके. व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस. इंश्योरेंस नहीं है. सबको पता है यार कि लाइफ इंश्योरेंस होता है. भाई मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया है, मान लो कि मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया है कि चलो ठीक है, आज के बाद अगर कुछ होता है तो उसके भैया कराएंगे लाइफ इंश्योरेंस. उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस होता है कि नहीं होता है. उसके बाद देखो क्या हो गया, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस. प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्या होता है भैया, प्रॉपर्टी पर इंश्योरेंस हो जाएगा. उसके बाद से क्या होगा, सेल्स इंश्योरेंस. सेल्स इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, जहां पे सेल्स की बात करेगा, किसकी बात करेगा, सेल्स की बात करेगा. बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है. ठीक है, तो सेल्स इंश्योरेंस आपका यहां पे नहीं होता. कैसे हो जाएगा सेल्स इंश्योरेंस यार, सेल्स इंश्योरेंस नहीं होता ना. तुम कमोडिटी को बेच रहे हो, बेचने के लिए कोई सेल्स नहीं होता है, बेचने का कोई मामला ही नहीं है सेल्स का. ठीक है. What is the process of transferring risk from an individual or organization to an insurance company? बताइए. What is the process of transferring risk from an individual or organization to an insurance company? बताइए मुझे. I want to know. रिस्क ट्रांसफर क्या होगा, दिस इज कॉल्ड रिस्क ट्रांसफर. ये रिस्क ट्रांसफर है. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप कंपनी एंड स्मॉल बिजनेसेस विद अ पोटेंशियल ऑफ अ हायर ग्रोथ ऑफ रिटर्न. अब एंजल इन्वेस्टिंग नहीं होता है, एंजल इन्वेस्टमेंट का कोई नाम नहीं है. ठीक है,
उसके बाद से याद रखना एंजल इन्वेस्टमेंट का कोई नाम नहीं है, यहां पे आएगा ना तुम्हारा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टिंग ना क्राउड इन्वेस्टिंग। क्राउड इन्वेस्टिंग का मतलब क्या हो गया, जब पब्लिक पैसा लगाती है, पब्लिक तब पैसा लगाती है जब कंपनी का नाम होगा, ठीक है। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टिंग इतना तुम्हारा भावकाल नहीं बना हुआ है, स्टार्टअप हो, प्राइवेट इक्विटी तुम ले ही नहीं सकते हो। यहां पे आपका क्या होगा, यहां पे आपका वेंचर कैपिटल इन्वेस्टिंग होगा, जब होगा वीसी फंड, नाम सुने होगा शार्क टैंक। शार्क टैंक देखते हो ना, वीसी फंड दिया जाता है, वेंचर कैपिटल दिया जाता है कि आपकी कंपनी ग्रो करेगी, उसके बदले हमको कुछ ना कुछ पैसा रिटर्न मिलेगा। व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ बिजनेस स्ट्रेटेजी, कॉस्ट लीवर्स, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। बताइए तो व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ बिजनेस स्ट्रेटेजी। ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप तो मुझे समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, कॉस्ट को लेके बात तो होगी। डिफरेंशिएशन भी मुझे समझ में आ रहा है कि डिफरेंशिएशन मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस टाइप्स जो तुम्हारे दिए होते हैं उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम। स्ट्रेटेजी होती है कि मतलब कौन सा सही कौन सा गलत। इंटीग्रेशन नहीं है भाई, इंटीग्रेशन यहां पे नहीं है, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग competitor in the market and developing a strategy to gain a competitive advantage। बताइए भैया, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मार्केट रिसर्च करना है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, या सेल्स फॉरकास्टिंग है? बताइए। नाम से ही तुमको समझ में दिख रहा है, यहां पे क्या दिख रहा है हमको, हमको नाम से ही देखने को मिल रहा है कि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। क्या हो गया? कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। ठीक है भाई, दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनोवेशन। कौन सा इसमें से इनोवेशन नहीं है? बताओ। प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन, फाइनेंशियल इनोवेशन, मार्केटिंग इनोवेशन, कौन सा नहीं है? प्रोडक्ट इन्वेंशन है भाई, कोई नया प्रोडक्ट बन जाए, अभी मान लो कि ट्रांसपेरेंट फोन आ जाए, प्रोडक्ट इन्वेंशन है कि नहीं है? प्रोसेस, किसी काम को आपने, कोई एक लंबा प्रोसेस है उसको तुमने क्या कर दिया, एकदम छोटा कर दिया। मैं इसका एग्जांपल देता हूं, फोन जब आया था, ईयरबड आया था, तो ये प्रोडक्ट इन्वेंशन। ईयरबड, जब एप्पल ने ईयरबड निकाला था, वो क्या है? प्रोडक्ट इन्वेंशन है। प्रोसेस इन्वेंशन, जब आप किसी प्रोसेस को छोटा कर देते हैं। जब फ्लिपकार्ट आया, अमेजॉन आया, इसने क्या किया? मिडिलमैन को हटा दिया, प्रोसेस इनोवेशन हुआ। बीच में गायब हो गए लोग, होलसेलर, रिटेलर, मार्केटिंग, पता नहीं जो जो बीच में सब अवलम गवलम थे, सबको हटा दिया। अब डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट बिजनेस सेल कर सकता था कस्टमर को, तो बीच में जो मीडिएटर थे, काम ही खत्म इनका। फाइनेंशियल इन्वेंशन, पैसे का कोई भारत पे, डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, ये सब क्या है? ये फाइनेंशियल इन्वेंशन है बेटा। क्या है? फाइनेंशियल इन्वेंशन। मार्केटिंग इन्वेंशन का मतलब क्या हो गया? मार्केटिंग इन्वेंशन का मतलब क्या हो गया कि मार्केटिंग का नया कोई तरीका ढूंढ लो। बताओ। तो देखो यहां पे जो आंसर है ना, यहां पे ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है बेटा। देखो क्यों, मतलब मुझे जहां तक लगता है पर्सनली, मैंने जहां तक देखा है, क्योंकि फाइनेंशियल इन्वेंशन होंगे ही, मगर इसमें देखो फाइनेंशियल इन्वेंशन को ही इंक्लूड करते हैं, बट मुझे जहां तक लगता है कि फाइनेंशियल इन्वेंशन इसमें नहीं आना चाहिए। क्यों बेटा? क्योंकि आप मनी से डील कर रहे हैं, तो जब मनी से आप डील करते हैं तो ये जो इन्वेंशन है वो सिर्फ मनी को होल्ड ही करता है, पैसा सिर्फ आएगा और जाएगा, उसमें कोई नया इनोवेशन नहीं हो जाएगा कि पैसे के चले आप मुंह मार दिए। इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि भाई बिटकॉइन को आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। फाइनेंशियल इन्वेंशन तो है बिटकॉइन, बट आप उसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट भले उस पर टैक्स ले रही है, बट उसको मान नहीं रही है, कह नहीं रही है कि हम ठीक है हम इस पे वो करेंगे, बट उसके ट्रांजेक्शन पे वो पैसा चार्ज कर रहे हैं, ये है, बट उसको लीगल टेंडर नहीं माना गया। बिटकॉइन इज नॉट अ लीगल टेंडर। पैसे का ट्रांसफरिंग इज अ लीगल टेंडर। भाई पैसा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो पैसा एक ही जगह होल्ड है ना, खाली डिजिटली पेमेंट हो रहा है, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां। तो इसमें आप फाइनेंशियल इन्वेंशन को आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। बाकी तो मुझे जहां तक लगता है कि आप फाइनेंशियल इन्वेंशन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी? प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कौन सा नहीं? स्कीमिंग है, पेनिट्रेशन है, डिस्काउंट है और फ्रेंचाइजी प्राइसिंग हो गया। देखो यहां पे ये भी एक सिस्टम माना जाता है, पेनिट्रेशन प्राइस भी माना जाता है, डिस्काउंट प्राइसिंग माना जाता है, बट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या हो गया? ये तीनों ही किसके लिए होते हैं? ये तीनों ही कस्टमर को रिलेटेड होते हैं। किससे होते हैं? कस्टमर रिलेटेड होते हैं, जहां कस्टमर को फायदा होता है। फ्रेंचाइजी क्या होता है? जब आप अपने आउटलेट्स को बेचते हैं। एमबीए चाय वाला गजब बेवकूफ बनाता है, एमबीए चाय वाला है कि नहीं? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, भावकाल, तो वो वाला बात है। What is the process of monitoring and adjusting of a marketing mix to meet a customer and achieve a organizational goal? Process of monitoring and adjusting a marketing mix to meet a customer need and achieve a organizational goal। भाई आपको क्या करना है? अचीव करना है किसी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को जब आपको अचीव करना होता है तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होना चाहिए ना कि आप कस्टमर की नीड एंड सेटिस्फेक्शन को कैसे पूरा करेंगे। तो बताइए कैसे किसी भी कस्टमर की नीड को आप कैसे पूरा कर सकते हैं? मार्केटिंग मैनेजमेंट से। किससे? मार्केटिंग मैनेजमेंट से। मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हो भाई, ऑब्वियस बात है, तुमको पता करना होगा कि मार्केट में क्या जरूरत है क्या नहीं। मार्केट को एनालाइज कर सकते हो भाई कि मार्केट में कौन सी नई चीज हमको लानी है। मार्केटिंग प्लानिंग कर सकते हो कि कब हमको कौन सा इवेंट, कौन सा हमको सिनेरियो तैयार करना है। और मार्केटिंग मैनेजमेंट इज कॉल्ड, आप अपने मार्केटिंग को मैनेज कैसे करते हैं, डज इंक्लूड ऑल दीज फैक्टर्स। Which of the following is not a type of a promotion strategy? Which is not of type of a promotion strategy? Promotion strategy नहीं है। Advertising promotion strategy है। Advertising is called promotion strategy। Advertising obvious सी बात है यार, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो प्रमोशन स्ट्रेटेजी तो रहेगा ही रहेगा। पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन प्राइसिंग, पर्सनल सेलिंग, ऑब्वियस सी बात है, जब तुम घर घर जाके किसी को सामान बेचोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो इंक्लूड करेगा कि नहीं करेगा? पब्लिक रिलेशन, टाटा, टाटा क्या है? पब्लिक रिलेशन ही तो क्रिएट कर रहा है। प्राइसिंग पैसे से नहीं होता है भैया, नॉट अ प्रमोशन स्ट्रेटेजी। ये नहीं कहोगे हमारा सामान है फ्री में ले जाइए, कि हम सामान लेके आए फ्री में लेके जाइए हमारा सामान, ना 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 मुन्ना ना। What is the process of a planning of implementing and evaluating activity to build and maintain a favorable relation between an organization and a stakeholder? बताइए भैया, स्टेक होल्डर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, सेल्स मैनेजमेंट या फिर कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट? ये बताओ कि मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे होता है। जब तुम्हारा कोई स्टेक होल्डर है तो मार्केटिंग मैनेज कैसे करेगा? नहीं होगा, वो मार्केटिंग मैनेजमेंट इंक्लूड नहीं किया जाएगा उसको। ठीक है। पब्लिक रिलेशन हो सकता है, देखते हैं, पता नहीं। पब्लिक रिलेशन ऑब्वियसली बात है भाई, जब आप अपने जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ आप पब्लिकली रिलेट कर पाते हैं। सेल्स मैनेजमेंट, भाई तुम अपना स्टॉक बेचने थोड़े ना आए हो, तुम यहां बेवकूफ तो नहीं बता सकते हैं ना। अभी के जनरेशन में फिलहाल, पहले आप कुछ भी करके किसी से, हरकत मेहता के समय आप कुछ भी करके बेचवा सकते थे, सेल्स करना ही वो मामला था। बट अभी तो नहीं, अब तो सब कुछ डिजिटली हो चुका है, वी आर नोन टू एवरीथिंग। तो सेल्स मैनेजमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दीज। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, अच्छा तुम्हारा जो स्टेक होल्डर वो कस्टमर है तुम्हारे लिए, वाह क्या बात है। नहीं, यहां पे क्या होगा भैया? पब्लिक रिलेशन होगा। क्या होगा? पब्लिक रिलेशन होगा। ठीक है। What is the following is not a type of a distribution channel नहीं है इसमें। देखो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सबको पता है, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ये सबको पता है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि सीधे बिजनेस क्या करेगा? कस्टमर को दे देगा। इनडायरेक्ट में क्या करेगा? बिजनेस के बाद बीच में मीडिएटर आएगा, फिर कस्टमर आएगा। ठीक है। डुअल में ये दोनों होते हैं, और मल्टी लेवल तो मुझे नहीं पता भैया, मल्टी लेवल इज नॉट दैट काइंड। यहां पर मुझे आंसर क्या देना होगा? यहां पर मुझे मल्टी लेवल देना होगा। What is the process of creating and management a brand to differentiate a product or service from a competitor and create a customer loyalty? Brand management, नाम बनाइए अपना। ब्रांड मैनेजमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? What is the process of creating and managing a brand to differentiate a product or services from a competitor and create a customer loyalty? Apple सबसे बढ़िया ब्रांड मैनेजमेंट है इनका, इससे बढ़िया एग्जांपल मैं दे नहीं सकता हूं। एक तरफ एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जो अकेला खड़ा है पूरे एंड्रॉयड मार्केट को कैप्चर करने की तरफ।
एंड्रॉयड एक तरफ, आईओएस एक तरफ। ये हो गया ब्रांड मैनेजमेंट। सबसे बड़ा एग्जांपल है ये कि मैं अकेला खड़ा हूं, मैं जहां खड़ा हूं वहां कोई नहीं, उस पूरे मार्केट में कोई नहीं है। यहां पे हुआवे, सैमसंग, रेडमी, रियलमी, फलाना मी, धिमाका मी सब आ गए, बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो, कुछ है ही नहीं यहां पे, मार्केट ही नहीं है। What is the process? What is the process of developing and implementing a plan to attract and retain a managed employee? Obvious सी बात है भैया, HR। HR। What is the process of developing and implementing a plan to attract a certain, भाई HR ही का काम है, उसके अलावा कोई कर नहीं सकता। What is the process of identifying and analyzing or responding to a risk to may affect the achievement of organizational objective? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट कर सकता है। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एनालाइजिंग रिस्पॉन्डिंग एंड रिस्क दैट मे अफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आपको वो प्रोसेस बताना है जो आइडेंटिफाई करे, एनालाइज करे रिगार्डिंग द रिस्क दैट मे अफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या हो सकता है बताइए। तो ये आएगा भैया रिस्क मैनेजमेंट। क्या आएगा? Risk management. And the last one is, what is the process of planning and controlling to use the resources to produce goods and services? बताइए। तो ये कहलाएंगे क्या? ये कहलाएंगे ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है भैया। अब कुछ चीजें हैं जिनको आप ध्यान रखिए, जिनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो, कोशिश करना कि बिजनेस का जो भी तुम्हारा चैप्टर है, चैप्टर्स हैं, ये आपको कहां से जाने होंगे? गो विद एनसीईआरटी। मैं आपसे अभी भी चिल्ला के कह रहा हूं कि गो विद एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी से इसको पढ़ लीजिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आप क्या करिए? एमसीक्यूज, मोस्ट एमसीक्यूज लगाने की कोशिश करिए, और प्लस इसके साथ क्या करिए? वन लाइनर पढ़ने की कोशिश करिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा शीट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, आप वहां से इसको ले लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाइएगा, वहां पे है, और ये एकदम इसी तरह रहेगा, सब कुछ लिखा हुआ। आप उसको वहां से देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आज तो मैं बिजनेस का पेपर डाल रहा हूँ, हो सकता है कल मैं आपको इकोनॉमिक्स का डालूं, फिर अकाउंट्स लगवाई चुके होंगे। ठीक है, तो आप धीरे धीरे करते जाइए। मैं कोशिश करूंगा कि अगले महीने से लाइव क्लासेस भी लेना चालू करूँ, ताकि एक दिन में 2 लाइव क्लासेस आए। आप एक इकोनॉमिक्स की रहे, बिजनेस की, फिर अकाउंट्स। देखो क्या करता हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया, और मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए सब सही।